जी अस्सलाम वालेकुम। तो वापस मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और पिछले एपिसोड में मैंने आपको जिक्र किया था कि किस तरह से फिर जब मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ सरगोदा ज़िले में, तो उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई साहिवाल में। और साहिवाल में ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में बड़ा सियासी भौचाल भी आया हुआ था। 1996 में सदर उस वक्त के थे फ़ारूक लगारी। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो थी उसको डिसमिस कर दिया। आर्टिकल 58(2) भी हुआ करता था जिसके तहत सदर को ये इख्तियार होता तो प्रेसिडेंट को था, लेकिन पीछे फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वही ज़्यादा उसका फ़ैसला होता था कि किसको रखना है किसको निकालना है, जो पाकिस्तान की तारीख़ है और किसी हद तक हाल भी है। तो फिर ये नवंबर में ये हुआ और उसके बाद इंतखाबात जो है उनका ऐलान हुआ और 1997 के अवाइल में इंतखाबात हुए। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो उस वक्त मुल्क जो है इलेक्शन फीवर में मुब्तला हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। बेनज़ीर भुट्टो जो थी बहुत गुस्से में थी क्योंकि उनका ख्याल था कि सदर लगारी ने उनको बिट्रे किया है और उनको धोखा दिया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। उससे पहले अगर आपको याद हो तो 1996 में ही बेनज़ीर भुट्टो के भाई जो हैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उनका भी कत्ल हुआ था कराची में 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने। और उसका इल्ज़ाम भी बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी पे डाल दिया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। और सदर लगारी ने भी कुछ इस तरह की बातें रिपीट की। बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो तोड़ने की कोशिश की गई। और ज़्यादा मसला जो था उस वक्त ये भी था कि एक पंजाब में कम अज़ कम एक अवामी मूड जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जा रहा था। पार्टली उसमें प्रोपेगेंडा का बहुत ज़ोर था। ये नहीं था कि पीपीपी ने अपने दौरे हुक्मरानी में काम नहीं किया था, उन्होंने बहुत से काम भी किए, इस्लाहात भी की, लेकिन पंजाब में उनके पास गवर्नमेंट नहीं थी। हमने पहले भी बात की थी, उस वक्त यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के साथ उनका इत्तेहाद था और उन्हीं के नुमाइंदे को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया था। अगरचे के पीपल्स पार्टी के बहुत से MPs वज़रा भी थे और उन्होंने कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। एक तो जो मैंने उस वक्त ऑब्ज़र्व किया जब मैं उस वक्त फील्ड में भी था कि जब पंजाब में ख़ुसूसन ये हवा चलती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अब दोबारा नहीं आने देना इस पार्टी को, तो फिर बहुत से लोग जो हलकों में होते हैं, जिनके काम होते हैं, जिनको पेट्रनेज चाहिए होती है, वो अपना रुख बदल लेते हैं उस पार्टी की तरफ जिसकी जीत के चांसेस ज़्यादा हों। अब मसला यहाँ पे ये था कि यहाँ पे नवाज़ शरीफ जो हैं उनको भी 93 में निकाला था इस्टेब्लिशमेंट ने, इसाक खान ने उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे। तो ये लोगों को नहीं मालूम था कि क्या वाकई ही जो नवाज़ शरीफ हैं वो एक्सेप्टेबल है और वो दोबारा आ जाएंगे। तो वहाँ पर मेरी जाते ही सारा जो काम था, और ये एक बड़ा अहम काम होता है ज़िला इंतज़ामिया का, इलेक्शन की तैयारियाँ, इलेक्शन की जो मैनेजमेंट होती है वो तो करवाता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उसमें जो अदलिया होती है वो रिटर्निंग अफसर देती है। इंतज़ामिया जो है वो सारे वसाइल मुहैया करती है, मसलन गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं जो कि पोलिंग के अमले को लाए, और पोलिंग के स्टाफ, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर जगह पर आपको तरसील करनी पड़ती है, पुलिस की सिक्योरिटी होती है। तो वो सारा जो इलेक्शन प्लान था वो फिर मैंने बड़े करीब से देखा किस तरह से वो डिवाइस होता है। ये बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कसूर है, या इंतज़ामिया है, या इस्टेब्लिशमेंट है, या अदलिया है। बात ये कि बहुत सारी एजेंसीज़ रियासत के इंस्टीट्यूशंस मिल के ये बनाते हैं, और उसमें यकीनन बेज़ाब्तगियाँ तो होती ही हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत है। मगर ये जो इलेक्शन था इसमें मेरा तो काम एक एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग तो ज़्यादा यह था कि मुझे बहुत से पोलिंग स्टेशंस की जाके लोकेशन देखनी थी। जो इलेक्शन का प्लान था साहिवाल तहसील में, उससे जो नेबरिंग तहसील थी वहाँ पर जाके विज़िट करना था। तो वो मुतअद्दिद बार मैंने इलाका मजिस्ट्रेट्स के साथ, रेवेन्यू स्टाफ के साथ वो जाकर देखा, पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन होती थी उसको भी देखा, और उसके अलावा ये भी इंतज़ाम देखे कि कौन कौन से कुछ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पे ये तवक्को की जाती है कि यहाँ पे कोई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कोई वायलेंस हो सकता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी जो होती है वो इंतज़ामिया के ऊपर आयद होती है। तो ये बहुत दिलचस्प और एक यादगार तजुर्बा है मेरी ज़िंदगी का,
और पाकिस्तान को आप समझ भी रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। और मैं ये बारहा आपको यही कहता आया हूँ, सभी को मैं यही कहता हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक दरसगाह थी, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, एजुकेशन थी, जो कि डिग्रियों से शायद आपको नहीं मिलती। डिग्रियों से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, सोचने की सलाहियत मिलती है, लिखने की सलाहियत मिलती है, लेकिन जो माशरे के ताने बाने पेचीदगियाँ हैं उनको समझने की जो तरीक़ाकार होता है वो आपको यही फील्ड से मिलता है। चाहे आप वो फील्ड वर्क कर रहे हो बहैसियत एक महक़्क़िक़, या आप एक इंतज़ामी अफसर के तौर के ऊपर, या आप एक रियासती मशीनरी के कल पुर्ज़े के तौर पर। तो ये सब मैंने देखा। और ये इलेक्शन का भी फिर आ गया वक्त, उससे पहले रैलीज़ वगैरह भी वहाँ पे हो रही थी। तो ये ख़्याल ये था कि शायद सिंपैथी का वोट मिलेगा बेनज़ीर भुट्टो को। आपको याद है कि वो बहुत सारे दिलखराश सीन्स थे जब बेनज़ीर भुट्टो के भाई का कत्ल हुआ और वो रोती हुई नंगे पाँव गईं अपने भाई के फ्यूनरल उसके दुआ के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने तकरीर भी की। बाद में उन्होंने बड़ा यादगार इंटरव्यू दिया था BBC को, जहाँ उन्होंने कहा था किल अ भुट्टो टू गेट अ भुट्टो। तो ये सारा एक ये आजकल के लोगों को ये तारीख़ मालूम नहीं कि क्या क्या होता रहा है वज़राए आज़म के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। आज 2024-25 में जब लोग देखते हैं कि एक PTI के साथ ये जुल्म सितम हो रहा है, तो उस वक्त ये पाकिस्तान में पहली बार इस तरह हुआ है, पहली बार एक वज़ीर आज़म को निकाला गया, पहली बार एक पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ा गया। ऐसा नहीं हुआ। और ये धांधली का भी जो 2024 के इलेक्शन का इल्ज़ाम लगता है, तो पहली बार वो नहीं हुई। ये यहाँ की एक रीत और रवायत है, और इसको बदल सकते हैं तो सिर्फ अवाम और उनके नुमाइंदे और सियासी पार्टियाँ ही बदल सकती हैं। मगर ये भी मेरे कहने का मकसद है कि आप आंखों देखा एक हाल होता है, एक वक्त का, एक ज़माने का। तो अगरचे कि बहुत छोटा सा एक जगह थी, एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, खैर अच्छी खासी आबादी का अहम डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल, और बड़ा तारीख़ी डिस्ट्रिक्ट है। वंस अगेन मॉन्टगोमरी कहलाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। और मॉन्टगोमरी जो है वो एक अंग्रेज़ जो रूलर थे उन्हीं के नाम पर रखा गया, जिन्होंने यहाँ पर हमारे कॉलोनियल अहद में हुक्मरानी भी की। मैं साहिवाल की बातें तो बाद में आपको बताऊंगा, तो पहले मैं इलेक्शन की बात ज़रा ख़त्म करूं। तो फिर इलेक्शन का दिन आया, फरवरी 1997 की बात थी, और हमारी सब ड्यूटियां वगैरह भी लगी हुई थी। और मुझे ये तो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बूथ थे, वहाँ पे कोई वोटर नहीं था, बहुत कम थे। उनके पोलिंग एजेंट्स थे, 8-10 आपको लोग भी मिल जाते थे। उसके बरक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स की लाइंस बड़ी लंबी थी, और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मैं अगर आपको सच शेयर करूं तो मैं कोई बहुत बड़ा PMLN का फ़ैन नहीं था। अगरचे कि उस वक्त जो है सियासी तब्दीली पंजाब में एक सियासी एक एवोल्यूशन हो रही थी पंजाबी वोटर की, क्योंकि रवायती तौर पे 1970 से पंजाबी वोटर्स जो हैं उनकी मेजॉरिटी या उनकी बहुत गालिब अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। भुट्टो और फिर बेनज़ीर भुट्टो और उनकी पार्टी के जो पूरा मंशूर था रोटी कपड़ा मकान। लेकिन नवाज़ शरीफ की जो डिफाइंस थी 1993 में, उसने नवाज़ शरीफ को एक ख़ास एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा वो रंग भी दे दिया था उनकी सियासत को। अगरचे कि इस बार वो पावर में आना था तो उनको फ़ौज के साथ ही आना पड़ता है, लेकिन ये मैंने हर पोलिंग स्टेशन पे देखा, बहुत लंबी लंबी कतारें थी, और एक वेव जिसे कहा जाता है वो PMLN के हक़ में ही थी। अब ये नहीं मालूम था कि ये वेव इतनी ज़्यादा होगी कि वो उनको 135 सीटें जीत ली थी, 2/3 मेजॉरिटी ही तकरीबन उनकी हो गई थी, बाद में एलाइज वगैरह को मिला के, इंडिपेंडेंट्स को मिला के। तो ये रिज़ल्ट आया उस शाम को। वहाँ भी फिर हमारा ये था कि हमने निगरानी करनी थी कि सब सिक्योरिटी के मामला ठीक हैं, पोलिंग रिज़ल्ट्स जो हैं, पोलिंग बॉक्सेस जो हैं वो वक्त पे पहुंच रहे हैं लोकल दफातर पे जहाँ पे उनकी काउंटिंग होनी है। वो फॉर्म्स बटने, आजकल फॉर्म 45, 47 का सबको पता है, उस वक्त शायद इतना वो पॉपुलरली नोन नहीं होता था, लेकिन ये सारा अमल जो है ये इसमें दिन रात लगता। बहरहाल रिज़ल्ट्स आ गए, अगले दिन पता लगा कि स्वीप कर गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और पीपल्स पार्टी को गालिबन 16 या 17 सीट्स पूरे मुल्क में मिली, और उनमें बेशतर जो थी वो सिंध में थी। एक सीट गालिबन जनूबी पंजाब में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस इलेक्शन रिज़ल्ट के मुताबिक सफाया हो गया।
अब मैंने आपको सिर्फ एक ज़िले की कहानी बताई है जहाँ पे मैं पोस्टेड था, और उस ज़िले की बेसिस के ऊपर मैंने जो ये इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने ख़ुद ये देखा कि वोटर्स जो थे उनके बड़े जोश व खरोश था, उनको कुछ एतमाद भी था, कुछ वो मैंने कहा हवा भी चली हुई थी। फिर मुझे बाद में ये पता लगा जब मैंने समझने की कोशिश की मज़ीद कि दर हकीकत ये एक तो जो नवाज़ शरीफ का डेवलपमेंटल एजेंडा जो है वो अपनी जगह बना रहा था अर्बन और सेमी अर्बन पंजाब में। रूरल पंजाब में भी काफ़ी उसकी वो थी, एक सपोर्ट थी, लेकिन एक नैरेटिव ये बन रहा था कि भाई नवाज़ शरीफ जो है वो बड़े काम करता है और वो खड़ा भी हो जाता है, वो आंखें भी दिखा देता है। ये ऑलरेडी बात है, क्योंकि आपको याद है 1993 में जब नवाज़ शरीफ को निकाला गया था, उससे पहले उन्होंने पीटीवी पर एक तकरीर की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और उनका सदर ग़ुलाम इसाक खान से झगड़ा हो गया था। फिर बाद में जनरल वहीद काकड़ जो थे उस वक्त के आर्मी चीफ, उन्होंने दोनों नवाज़ शरीफ को और इसाक खान को घर भेज दिया था। तो ये सारी उसी सिलसिले की कड़ी थी। और बाद में फिर 93 के जो इलेक्शंस हुए उसमें बेनज़ीर भुट्टो की कबूलियत दोबारा से पैदा हो गई और वो इक़्तिदार में आ गई है कोलिशन बनाकर। लेकिन ये क्या हुआ कि यकदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी सीट्स लूज़ कर दी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था और धांधली का बहुत ज़्यादा शोर भी मचा। बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी के जो हॉन्चोस थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बाकायदा मुनज़्ज़म रिगिंग हुई है। शायद कुछ हलकों में हुई भी होगी, मुझे उनका इल्म नहीं है। ये तो कुछ रिपोर्ट्स आई थी बाद में कि सेलेक्टिव कुछ हलकों में इरेगुलरिटीज़ की रिपोर्ट्स थी, जिस तरह हमेशा होती हैं। लेकिन एक बिल अमूम एक जो रवैया था पंजाबी वोटर का, वो PMLN के हक़ में जा रहा था। तो ये वो पीक है मियाँ नवाज़ शरीफ की जो सियासत और उनकी मकबूलियत की, जो कि मैंने उस वक्त एक ज़िले इंतज़ामिया का हिस्सा होते वक्त ऑब्ज़र्व की। हम तो ये उस काम में नहीं होता कि किसने वोट देना क्या नहीं करना, ना ही हमारे पास इतनी कोई इख्तियार होता है। इख्तियार मैक्सिमम ये होता है कि जी आपने पुलिस को कहाँ पे तैनाती करनी है, रेवेन्यू स्टाफ ने कहाँ पे जाना है, क्योंकि ज़्यादा तो जो उस वक्त प्रेशर होता है, लोग समझते हैं कि इंतज़ामिया बड़ा मेडल करती है। प्रेशर उनको ये होता है कि भाई स्मूथली हो जाए कॉन्डक्ट, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बने, कोई वायलेंस ना हो, कोई बहुत बड़ा सानहा या वाक़या ना हो जाए। तो उसी में उस पूरे अमल में सरगर्दा रहते हैं जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और पूरी रियासती मशीनरी कि उन्होंने ये बहुत ही जिसे स्मूथली इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना होता। फिर उसके उस ज़माने में ये जो है सूबाई असम्बली के इंतख़ाबात जो होते थे और उसके रिज़ल्ट्स फिर बाद में आना शुरू होते थे। पहले तो 1988 से 2 दिन पहले कौमी असम्बली के इंतख़ाबात होते थे, फिर एक दिन छोड़ के अगले सूबाई असम्बली के होते थे। अब मामला बदल गया है क्योंकि बाद में इसमें चेंजेस कर दी गई हैं इस सिस्टम में, क्योंकि ये कहा जाता था कि 1988 में भी ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो स्वीप कर गई थी इलेक्शन, और पंजाब में भी PPP को बहुत सीट्स मिली। एक दिन के बाद जो पंजाब में इलेक्शन हुआ उसके दौरान ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ के हक़ में मेडल किया और बहुत सी सीट्स के ऊपर ये कोशिश की कि PPP को पंजाब असम्बली में अक्सरियत ना मिले। और वो फिर नारा भी मकबूल हुआ, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। तो ये पंजाबी एक कार्ड भी इस्तेमाल किया गया, IB ने किया, ISI ने किया, ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ उसका हिस्सा। उस ज़माने में तो वो उनके चहीते हुआ करते थे इस्टेब्लिशमेंट के, 1988 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में तो ये सारा हुआ। तो इसी वजह से फिर बाद में आके ये इलेक्शंस का तरीक़ाकार बदल दिया गया। एक ही दिन अब पोलिंग होती है, लेकिन उस वक्त मौका मिल जाता था कि आप देखते थे कि कौमी असम्बली के क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं और अब आपने कैसे लोकल लेवल पे मैनिपुलेट करना है। मगर हुआ यूँ कि जब सूबाई असम्बली के रिज़ल्ट आए तो वहाँ पे तो PMLN ने मुकम्मल तौर पे कौमी असम्बली की तरह ही स्वीप किया, और ये वो ऐवान था जिसके बाद फिर शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए एज़ चीफ मिनिस्टर, कि उसमें तो गालिब अक्सर क्या होनी थी, सारे के सारे ही तकरीबन MPs जो थे वो PMLN के थे, और छोटी सी तादाद उनकी आज़ाद की थी, और बहुत ही कलील तादाद में PPP के चंद एक MPs आ गए। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1988 का इलेक्शन भी मुझे याद है। मैं खैर उस वक्त स्टूडेंट था
और बहुत जोशो खरोश और जज्बा था, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पीपीपी एज अ पार्टी कंटेस्ट करी थी और बेनज़ीर भुट्टो मुल्क में आ चुकी थी वापस। और ये पीपीपी की राइज़ जो थी वो पंजाब से ही उसका बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंग्थ्स थी, और इस्लामाबाद में पावर तक पहुंचने की जो रास्ता था वो भी पंजाब के थ्रू ही आता था। और यही वजह कि आज बिलावल भुट्टो और पीपीपी जो है यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में उनकी खोई हुई सपोर्ट जो है उसको बहाल किया जाए। और यकीनन पंजाब में अगर आपकी सपोर्ट नहीं होती तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और ये फिर 97 में ये इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हुए। उसके बाद जनाब फिर और मज़ीद ड्यूटियाँ लगी। कुछ तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं जिनकी सज़ा 3 साल से कम होती है, उस वक्त तक मुझे मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास की पावर्स जो है वो भी तफवीज़ हो गई हुई थी, तो वो वाले केसेस भी मैं ट्राई करता था। रेवेन्यू केसेस, इंस्पेक्शंस, लैंड रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन, पटवारी के बस्ते, लट्ठे, गिरदावरी की मौके पे गिरदावरों के साथ जाकर देखना कि फसलें कहाँ कहाँ पे क्या क्या काश्त हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना। ये सारा बड़ा एक एलैबोरेट निज़ाम है और वही जारी रहा। लेकिन इस बार ज़्यादा काम ये हुआ कि डेवलपमेंट की जो इंस्पेक्शन है उस पे भी मुझे बहुत मामूर किया गया। और यही वजह बनी कि मेरी पहला जो करियर था आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में, और जो मेरी इंटरेस्ट भी था डेवलपमेंट का, वो काम जारी रहा। और इस बार मुझे एक फ़र्क तरीके से जो रियासती प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको बाकायदा फ़र्स्ट हैंड जाके मॉनिटरिंग और उनके ऊपर रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। फिर वो मुख्तलिफ़ महकमों को मैं ख़त लिखा करता था और उनसे जवाब तलबी होती थी जहाँ पे कोई शिकायत होती थी, कोई मसला होता था, कोई सुकूम होता था। और ये उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि मेरी साहिवाल में असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई, और वो जाकर हुई तकरीबन गर्मियों में 1997 की। बहरहाल मैं ये भी बता दूं कि जब शहबाज शरीफ बने वज़ीर आला पंजाब और नवाज़ शरीफ बने सेंटर में वज़ीर आज़म बन गए, अब ये दो भाई, इस पर भी बड़ी तनकीद हुई, अभी भी खैर होती है, मोरसी सियासत वगैरह का सारा जो होता है। लेकिन बहरहाल इस बार बड़ी वो जिसे कहते हैं फुल स्ट्रीम में आके उन्होंने अपना डेवलपमेंट एजेंडा जो था उसको अनरोल भी किया, उसको मुतारिफ़ भी करवाया। और यहाँ पर जो है वो उसमें मैंने खुद तेज़ी देखी कि जिस सूरत और जिस रफ्तार के साथ वो काम होता था वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। और उस वक्त हमारे डिप्टी कमिश्नर हसन नवाज़ तारड़ थे साहिवाल के, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके हैं अब गालिबन मुस्लिम कमर्शियल बैंक में एक आला एडवाइज़री ओहदे पर फायज़ हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट्स को ये भी प्रिविलेजेस मिलती हैं पाकिस्तान में कि उनको प्राइवेट सेक्टर जो है वो हायर करता है कि भाई उनके जो मामलात होते हैं सरकार के साथ उनको वो किसी तरह से उनके ऊपर काम करवा सके, स्मूथली चला सके। तो और इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के मुझे ऑफिसर्स से और फील्ड के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। साहिवाल में मेरे रिश्तेदार भी रहते थे, बहुत सा वक्त उनके यहाँ गुजरता था। जब भी मैं फ़ारिग होता था तो उनकी तरफ चला जाता था, वो भी बुलाते थे और कोई ना कोई वो एहतमाम करते थे। अब साहिवाल जैसी जगह पे क्या ही गेट टुगेदर्स होंगे, लेकिन बहरहाल वो एक फ़ैमिली इन्वायरमेंट सा मिल गया कुछ। और चंद एक थे रिश्तेदार बहुत से तो मूव कर गए मैं वहाँ से। अब वो उनमें से अक्सरियत जो है वो यूके में होती है। ये भी एक माइग्रेशन की पूरी पैटर्न है। कभी ये भी स्टोरी के ऊपर लिखूंगा कि किस तरह मैंने अपने लाइफ टाइम में अपने बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली जो बड़ा कुंबा होता है मेरी वालिदा की साइड से कम अज़ कम, वो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग अब बरतानिया में मुकीम है, कुछ अमेरिका में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में, ब्रैडफर्ड में, बर्मिंघम में, रेडिंग में, ब्लैकबर्न में, लंदन में वो पाए जाते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जो है, यही वजह है कि बरतानिया भी अब एक ज़्यादा साउथ एशियन मुल्क दिखाई देता है। अगर आप लंदन जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पे जाते ही आपको लगता है कि आप इंग्लिस्तान में नहीं आए बल्कि कहीं बठिंडा में या होशियारपुर में या मीरपुर में आ गए। ये मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर वाला है, नॉट द मीरपुर ख़ास इन सिंध। तो ये था वाक़या पूरी साहिवाल की पोस्टिंग का। बहुत कुछ शेयर करने को, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर करूं, लेकिन कुछ ये मेरी अपनी भी मैं यादाश्त को ज़रा ज़ोर दे रहा हूं कि मैंने जैसे आपको कहा था वो धुंध जो है या आईने पे जो आ चुकी है उसको साफ़ भी करूं और माजी को पलट कर देखूं कि मैंने क्या सीखा और क्या समझा पाकिस्तान के बारे में। कास्ट सिस्टम का तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, यहाँ भी वो उसी तरह
इम्पॉर्टेंट थी। पंजाब में अगर आपने पंजाब की सियासत और माशरत, हत्ता के घरेलू लेवल की पॉलिटिक्स जो होती है, शादी ब्याह रसूम, उनको समझना हो तो उसमें कास्ट जो है या बिरादरी जो है वो एक बहुत अहम फैक्टर है। वो ना सिर्फ ये कि आपकी एक शनाख्त बनती है, आप पाकिस्तानी तो हैं, पंजाबी तो हैं, मुसलमान या गैर मुसलमान जो भी हैं, लेकिन आप गुज्जर भी हैं, वो बड़ी अहम है, आप अराई भी हैं, आप राजपूत भी हैं, सैयद भी हैं, कमी कमीन भी हैं। जब आई डोंट लाइक दिस वर्ड, मैं कन्फेस करूं, लेकिन जिस तरह इस्तेमाल होता है तो वो एक पूरी जो हायरार्की है वो हर जगह मौजूद होती है। इसी वजह से ये कम्युनिटीज़ बड़ी टाइटली निट हैं। अभी तो खैर आहिस्ता आहिस्ता माशरत बदल रही है, लेकिन पहले तो शादी ब्याह भी कास्ट के अंदर ही होता था कि आपने गुज्जर ख़ानदान जो है वो गुज्जर रिश्ता ढूंढेंगे। और ये वहाँ पर भी आपको यही मालूम पड़ता है कि जो पॉलिटिशियंस जिस कास्ट से होते हैं सबसे पहले वो उस ट्राइब को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक जब थे पाकिस्तान में 11 साल हुक्मरान थे तो वो अराइन थे। तो पंजाब में जो अराइंस का वो ज़माना कहलाता है, गोल्डन एज ऑफ अराइंस, क्योंकि हर जगह आपको अहम पोस्टों के ऊपर, अहम तैनातियों के ऊपर ये फैक्टर काम करता था। लोग वो डाक खाने मिला के पहुँच भी जाते हैं। कश्मीरियों के बारे में तो आपने सुना है, उनकी नानी एक होती है, और अब नवाज़ शरीफ वगैरह जो हैं वो कश्मीरी थे, तो ये अब ज़माना आ गया था कश्मीरियों का। और यहाँ पर एक अनरिटन कोड था, कोई स्टेटेड पॉलिसी तो नहीं होती, क्योंकि ये जो इस तरह के मामला होते हैं ये इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं जो कि फॉर्मलाइज नहीं होते और पेपर पे नहीं लिखे होते, कानून कोई नहीं होता, लेकिन सबको पता होता है कि ये इस तरह से माशरा काम करता है। तो यहाँ भी मैंने देखा बहुत प्रोनाउंस था साहिवाल में भी। और ये जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई लोकल सोसाइटी, लोकल इकोनॉमी और लोकल पॉलिटिक्स पे, वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक अहम अंडरस्टैंडिंग थी। क्योंकि बाद में जब आप एडमिनिस्टर भी करते हैं, गवर्नेंस भी जो होती है, तो आपको इन इनफॉर्मल फैक्टर्स जो होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल की मैं डिस्टिंक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि फॉर्मल गवर्नेंस तो है ना, कि जो कानून में लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर ने कैसे बिहेव करना है, उसके मातहतों ने कैसे करना है, पुलिस ने कैसे करना है, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत के क्या रूल्स और क्या कवायद व ज़वाबित हैं। लेकिन इनफॉर्मल जो है वो एक माशरती जो साख्त है, जो कल्चर है और जो तारीख़ का एक पूरा धारा है, वो उससे इंस्पायर होती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में, हिंदुस्तान में भी बड़ी हद तक, बांग्लादेश में भी, ये फॉर्मल इनफॉर्मल का टकराव होता है। फॉर्मल रूल कुछ और लिखा होता है, इनफॉर्मल प्रेशर कहीं और से आता है, और उसका जो मलगूबा बनता है वो जो है डिलीवर होता है एज द फाइनल आउटकम, या हुक्मरानी कैसे होती है। हमेशा वो रूल्स पे नहीं होती। यही वजह है कि हम कहते हैं जी मेरिट नहीं है वगैरह नहीं है। इसमें जो एक और बहुत अहम बात है वो है शैडो स्टेट का एक तस्वुर। शैडो स्टेट वो होती है कि जो एक तो ज़ाहिरी स्टेट है, जैसे इंतज़ामी मशीनरी का मैं हिस्सा बन चुका था, कल पुर्जा था छोटा सा, लेकिन और उसमें पूरी एक निज़ाम होता है, ज़िले के ऊपर, तहसील के ऊपर, यूनियन काउंसिल तक जाता है, बल्कि गांव तक जाता है। नंबरदार भी अपॉइंट होते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, आज भी नंबरदार की अपॉइंटमेंट होती है, उस पर झगड़े होते हैं, आप रिपोर्ट्स देखते होंगे। मगर उसके पैरेलल एक बाकायदा ताकतवर ग्रुप होता है सोसाइटी में। ये कौन होते हैं? ये हमारे माशरे में ठेकेदार होते हैं। अब आपने देखा कि ठेकेदार जो हैं, रियाज ठेकेदार, मलिक रियाज टाइकून बन चुके हैं। ठेकेदार जो होते हैं वो, उनका काम होता है रियासत और जो रियासत और शहरियों को जो प्रोवाइड होता है, सड़क है, नाली है, गली है, पब्लिक वर्क्स हैं, तो कौन इम्प्लीमेंट करता है? ठेकेदार इम्प्लीमेंट करता है। ये सबसे अहम। और ठेकेदार जो पॉलिटिशियन के साथ अलाइन हो जाता है, क्योंकि MNAs और MPs के फंड्स देने की जो रवायत है, ये जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 में मुतारिफ़ करवाई, और उसके बाद ये अब रवायत आज तक जारी है। हर MNA MPA को करोड़ों रुपए मिलते हैं, जिससे वो अपनी मर्ज़ी की स्कीमें डिलीवर करते हैं। हालांकि उनका काम नहीं है। कानून तो ये कहता है, ज़वाबित ये कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आईन पाकिस्तान में कि MNA की ड्यूटी है कि वो स्कीमें बनाए, या MPA की ड्यूटी है वो गलियाँ नालियाँ सीवरेज का निज़ाम ठीक करेगी, तो लोकल गवर्नमेंट का काम है। मगर ये इनफॉर्मल प्रेशर है, क्योंकि इससे जो पैसे हासिल होते हैं, काम करके जो वोट हासिल करने होते हैं, वो इनफॉर्मल गवर्नेंस के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये इसलिए इनका बड़ा एक गठजोड़ बन जाता है। इसी तरह जिन्हें एजेंट्स कहा जाता है, टाउट्स हर लेवल के ऊपर होते हैं। पुलिस के दफ्तर के बाहर होते हैं, FIA के दफ्तर के बाहर होते हैं, तहसीलदार के दफ्तर के बाहर होते हैं। वो बेसिकली ये करते हैं कि उनकी एक्सेस होती है अफसर से,
और या रियासत के ऑफिशियल से, तो वो कहते हैं कि जी आइए, मुझे इतना पे कीजिए, मैं आपका काम करवाता हूँ। अब अक्सर औकात तो वो मिली भगत होती है, उनकी टाउट भी लोग कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं, हर जगह आपको कचहरियों में बहुत पाए जाते हैं। ये मुझे तजुर्बा हुआ, खुद देखने का मौका मिला, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग चालान लेके आ जाते थे। वो कहते थे जी मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मैं कार्ड के ऊपर लिखा था तो मैं फ़लानी अंजुमन का सदर हूँ, मैं फ़लानी अंजुमन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं फ़लानी कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन राजपूताने सरगोदा और समथिंग लाइक दैट, तो मैं उसका वो हूँ, और जी ये मेरा काम करें। तो पता, तो मैं कहता था आपका तो ये नहीं है केस या एप्लीकेशन, तो आप क्यों करें? नहीं जी ये मेरे दोस्त है, मेरे अजीज़ है। अजीज़ एक बड़ा कॉमन वर्ड होता है। अजीज़ ज़रूरी नहीं कि रिश्तेदार होता है, वैसे तो हम तो समझते हैं कि जो बड़ा करीब होता है दिल के रिश्तेदार या गहरा दोस्त। अजीज़ ये भी होता है कि जो आपका जान पहचान वाला, जो आपको रिश्वत देगा या कोई आपकी मुट्ठी गर्म करेगा, आप आगे उसको जमा करके अफसर की या छोटे सरकारी की मुट्ठी गर्म कर देंगे। तो ये पूरा एक निज़ाम है। ये इंडिया में भी है बाय द वे, इस तरफ पाकिस्तान को नहीं कहते। ये जहाँ जहाँ कॉलोनियल सोसाइटीज़ तब्दील हो रही हैं, जहाँ जहाँ ये निज़ाम फॉर्मल इनफॉर्मल क्लैश करता है, वहाँ पे इस तरह की शैडो स्टेट बन जाती है। तो ये एजेंट्स, टाउट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये बड़े ताकतवर होते हैं। इनका अक्सर पावर जो होती है वो एक सरकारी एहलकार से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी एक्सेस जिसे कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती है। वर्टिकल से मुराद ये कि ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को नहीं जानते, ये कमिश्नर को भी जानते हैं, ये एमएनए को भी जानते हैं, ये शायद पंजाब गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो लोग ऊपर बैठे होते हैं सूबाई कैपिटल में, वो उनको भी जानते हैं। कॉल मिला के अपना काम करवा देते हैं। अगर अफसर तंग करे, बात ना माने, तो उसको प्रेशर डलवा देते हैं। और मैं आपको बहुत से किस्से बताऊँगा जहाँ पर इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और कुछ मैं मायूस भी हुआ, सच जानिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि ये तो इतनी बड़ी एक दहाइयों पे में बनी हुई, शायद सदियों में बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं क्या कर लूँगा। खैर ये भी एक अजीबोगरीब सोच है। आप वही करते हैं जो आप कर सकते हैं अपनी बसात में। लेकिन ये यहाँ भी मुझे सरगोदा में मैंने देखा था, उससे पहले मैंने रहीम यार ख़ान में जब मेरी अटैचमेंट थी, वहाँ भी मेरी मुलाकातें इस तरह के बहुत से लोग हुई। लेकिन साहिवाल में तो मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया कि कचहरी में हर वक्त ये शैडो स्टेट, इर्द गिर्द थाने, कचहरी, जो दो पिलर्स हैं लोकल पावर के, लोकल स्टेट के, वहाँ पे ये हर वक्त मौजूद होते थे। देखिए इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स तो होती नहीं थी, फिर वो एक पैरेलल पावर सेंटर बन जाता है, बहुत से लोग वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। फिर इसमें जो तीसरा जो जुज़्व होता है, तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया ठेकेदार है, ये जो बीच में मीडिएटिंग लोग होते हैं, गो बिटवीन्स होते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो खेप होती है, अनफॉर्चुनेटली कहना तो नहीं चाहिए, वो सहाफ़ियों की भी होती है। वो सहाफ़ी नहीं जो कि बाकायदा जर्नलिस्टिक तरीके से ट्रेंड है या किसी बड़े मीडिया आउटलेट के साथ अकाउंटेबल है, ये वो खुद साख्ता नामी सहाफ़ी जो कि यूज़ करते हैं अपना कार्ड या अपनी कि जी मैं आपके ख़िलाफ़ ख़बर लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो वो अक्सर, खैर मेरे साथ तो कम हुआ, मुझे इसका बहुत कम इंस्टेंस हुआ, मैं आपको जाके बताऊंगा अगली एपिसोड्स में। लेकिन मैंने देखा कि और लोग बड़ा डरते थे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार कहते थे ये बंदा जड़ा है वे जाके तो फिर प्रोपेगेंडा करता है, ये खबर लगवा देगा। तो ये भी एक छोटा सा एलिमेंट था। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने देखा कि एक बड़ा अखबार था जिस ब्यूरो चीफ की बाकायदा ऑक्शन होती थी एक बड़े शहर में, जहाँ पे लोग बोलियाँ लगाते थे कि कौन ब्यूरो चीफ बनेगा, कोई 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अंदाज़ा कीजिए, ये मुझे वहाँ पे जाके पता लगा फील्ड में, वरना तो मैं कहा लाहौर में बैठा होता तो एक रिमोट आपको आइडिया होता है। तो ये भी उसका एक आंसर होता है। तो अलगरज ये अनइलेक्टेड लोग होते हैं, ये कोई अपॉइंटेड लोग या किसी सरकारी मुलाजमत के थ्रू नहीं आते। ये वैसे खड़पेंच जिनके पास पावर भी होती है, एक हद तक पैसा भी होता है, रिश्वत देने का भी एक कुशन होता है, और चीज़ों को, फाइलों को पहिए लगाने का भी उनको हुनर आता है। और मलिक रियाज मैं समझता हूँ इसलिए एक बहुत बड़ा सिंबल है पाकिस्तान में। इस पूरी जो शैडो स्टेट को हमने तरवीज दी है पिछले 30, 40, 50 सालों में, ये उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। और इसको समझने के लिए मलिक रियाज इज़ नॉट अ पर्सन, वो एक पूरे एक समाज के अंदर और रियासत का जो फेलियर है ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं। रियासत का फेलियर कि कानून की अमलदारी ना करवाना, रूल ऑफ लॉ का ना होना, और ये 2 नंबर काम को
ख़ुद हवा देना, फैसिलिटेट करवाना, ये सारा गठजोड़ उसका शाखसाना है। तो साहिवाल का मैं ये भी आखिर में ये बता दूं कि साहिवाल भी एक ऐसी जगह जहाँ से भी बहुत आउट माइग्रेशन हुई थी और इन माइग्रेशन ईस्टर्न पंजाब से 47 में हुई थी। तो आपको वहाँ भी बहुत सारे इस तरह के निशानात मिलते हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हैं पंजाब में 1947 एक लिविंग मेमोरी होती है। आपको घरों के नाम, सड़कों के नाम, मोहल्ले, कटरियाँ, उनके नाम, मंदिर, अबैंडन मंदिर, जैन मंदिर, ये वाला मंदिर, कहीं कहीं गुरुद्वारे आपको मिलते हैं। बहुत से गुरुद्वारे भी आबाद नहीं, अगरचे कि सिखों की तादाद ज़्यादा है पाकिस्तान में, उनको रियासत की प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो बहुत से गुरुद्वारे फंक्शनल हैं। लेकिन आपको, आप फील्ड में जाते हैं तो आपको हर जगह वो निशानात मिलते हैं कि जो एक यूनाइटेड पंजाब होता था और किस तरह एकदम उसकी सेवरेंस हो गई और यकायक वो वहाँ पे आई एम श्योर मुझे ईस्टर्न पंजाब इंडिया में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ भी मैंने देखा बहुत सी अबैंडन्ड, क्योंकि वहाँ भी मुसलमानों की तादाद बहुत श्रिंक कर गई है। बहुत सी मसाजिद और जो है वो आबाद नहीं है, लोग इतने नहीं हैं, और दरगाहें हैं बहुत बड़ी बड़ी तो चलती हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी दरगाहें बिल्कुल ही वो लगती हैं मिस्कीन और वो किसी फ़कीर की कुटिया मालूम होती है जहाँ पे कभी कभी कोई चिराग जल जाता है। तो यही आलम यहाँ पे भी है। तो देखिए ना, सियासी हालात और नौ आबादियाती जो पूरा लेगेसी थी उसने कैसे यकायक हमारे ख़ित्ते को और हमारे लोगों को बदल दिया, इसके बारे में मैं बहुत सोचता था। तो ये एक पैरेलल सोच का धारा चलता था और आज मेरी बहुत से जो ख़यालात हैं उस ज़माने में वो एक्चुअली डेवलप हुए इस एक्सपीरियंस से। पढ़ तो रखा था, जो आप पढ़ते हैं किताबों में, सुनते हैं, वो उसकी बात अलग होती है। जो आप खुद देखते हैं, महसूस करते हैं, आप एक अबैंडन्ड मंदिर को टच कर सकते हैं, आप उसके अंदर जाके फ्रेस्कोस जो है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कभी यहाँ पर कोई पुजारी भी होता था, कभी यहाँ पे कोई लोग आकर घंटियाँ भी बजाते थे। तो आपको फिर हैरानगी होती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और फिर उसकी तहकीक और जस्तजू जो है इन सवालात की, वो अलग मिशन बन जाता है। बहरहाल मैं थोड़े मौजू से भटक रहा हूँ। तो ये मेरा एक और यादगार तजुर्बा था। रहता मैं वंस अगेन एक अच्छे से रेस्ट हाउस में रहता था, वो भी इसी का मेरे ख्याल से बिल्डिंग डिपार्टमेंट का ही था रेस्ट हाउस, और उस वही कलोनियल वज़ा का था, आगे बरामदा बना हुआ था। बहुत से जो आर्किटेक्चर है वो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी बना 50s और 60s में जब एक्सपेंशन हुई, लेकिन उन्होंने स्टाइल वही रखा कि हर के चारों तरफ एक वरांडा होगा, बहुत से पेड़ लगे होंगे और फिर उसी तरह से कमरे होंगे। बहुत सी सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं उनका ख्याल भी नहीं किया जाता, और पुरानी कलोनियल बिल्डिंग्स जो हैं ये वो मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं जाकर देखूं 19वीं सदी की, अर्ली 20th सेंचुरी की, 1920s 30s के बड़े आपको मिल जाते हैं चूने की वो से बनी हुई इमारतें, हल्के पीले रंग की। आपने देखा होगा थानों का वो रंग होता था, वो एक ख़ास वो, क्योंकि लाइमस्टोन बहुत इस्तेमाल होता था। चूना जो अब छोड़ दिया है आर्किटेक्चर में, क्योंकि वो एक नेचुरल क्लाइमेट जो होती थी यहाँ पर हमारे सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से थोड़ा प्रोटेक्ट करता था कमरों को। अब चूने को हमने छोड़कर एक अजीब व गरीब आर्किटेक्चर और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का तरीका अपना लिया है, कभी उस पर भी बात करेंगे। तो ये सब कुछ मैं लिखता जाता था, बहुत से नोट्स भी लिए हैं, डायरियाँ मैंने आपको पहले बताया था कहीं लिखी हैं, खुदा जाने कहाँ हैं वो, किसी दिन मिलेंगी तो ढूंढूंगा, और जब इसको किताब बनाऊंगा तो ये भी डाल दूंगा। फ़िलहाल तो आप मेरी वीडियोस देखें, आई होप आपको पसंद आ रही हैं। अपने कमेंट्स दीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।